अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? प्यारे बच्चों, हम आपके लिए फ़िज़िक्स का एक बहुत खूबसूरत लेक्चर लेके आए हैं। क्लास 9th फ़िज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 7 है जो हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करनी है। ये 2 लेक्चर्स पे जो है वो पूरा जो पोर्शन है एक्सरसाइज वाला वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, उन 2 लेक्चर्स में से पार्ट 1 को हम कवर कर रहे हैं आज, ठीक है। एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। बच्चों एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं तो हमने कौन कौन से एमसीक्यूज़ करने हैं? हमें पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां एमसीक्यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस जो हमें बोर्ड वालों ने दिया है। तो आप देखिए, जो पहला एमसीक्यूज़ है अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि स्टेट इन विच मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशंस। कोई इस तरह का सवाल है कि वो कौन सी स्टेट है आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स, वो कौन सी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, है ना। वो वहीं पे रह के हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं, फिक्स पोजीशन होती है उनकी। बिल्कुल आपने सही गैस कर लिया बच्चों, तो इसका आंसर है सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते बल्कि वो हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं। फिर दूसरा जो आपका एमसीक्यूज़ है, अच्छा ये देखो, ये आपको उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया हुआ, स्मार्ट सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन चूंकि हमने डेंसिटी को पढ़ा हुआ है इसलिए हम इसको ज़रूर करेंगे। सवाल ये है कि लाइटेस्ट सब्सटेंस कौन सा है इन चारों में से? कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम और लेड में से लाइटेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो हमने पढ़ रखा है कि जो सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी कम होती है वो लाइटर होता है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हैवियर होता है। हमने ये कंसेप्ट लिया था, अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर नंबर 1 में डेंसिटी जब आपको पढ़ाया था तब हमने बताया था आपको। तो अगर आप जाके डेंसिटी की जो वैल्यूज़ वाला टेबल है उसको देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें सबसे कम वैल्यू इन चारों में से सबसे कम वैल्यू आएगी एल्यूमिनियम की। तो इनमें सबसे लाइटर कौन सा होगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो सबसे हल्का होता है। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस एज कंपेयर टू ऑल दीज 3 सब्सटेंसेस, सो देयरफॉर एल्यूमिनियम इज द लाइटेस्ट सब्सटेंस। तीसरा, पास्कल्स लॉ में आपने पढ़ा होगा प्रेशर में कि प्रेशर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ पास्कल भी एक्सप्रेस करते हैं। प्रेशर का यूनिट पास्कल, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है तीसरे एमसीक्यूज़ के अंदर कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी कि 1 पास्कल कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो आपको पता है 1 पास्कल बेसिकली 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों देखो 10⁴ ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्कल 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, यानी कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ही को तो पास्कल कहते हैं। तो जब 1 पास्कल होगा तो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा, है ना। तो बेटा ये आंसर सही होगा, इसको टिक कर लीजिए। फिर देखिए हुक्स लॉ का एक सवाल है, ये 7th एमसीक्यूज़ है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली आप बताइए स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि जो रेशो होती है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ये बताया था हुक्स लॉ ने कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है, देखो ये स्ट्रेस ऊपर है, स्ट्रेन नीचे है, इसी को कहते हैं रेशो, है ना। तो ये इक्वल टू कांस्टेंट होती है। तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, इन दोनों की जो रेशो है वो कांस्टेंट के बराबर होगी। ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन गलत है, यहाँ स्ट्रेन ऊपर आ गई है तो हमेशा स्ट्रेस ऊपर रखनी है, स्ट्रेन नीचे रखनी है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए देखो स्ट्रेस जब आता है तो फिर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ऐसे देखो ना, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे देखो, जहन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होना शुरू हो जाती है, बंदे का जो है वो पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ, है ना। तो स्ट्रेस की वजह से सारे मसाइल होते हैं। तो पहले स्ट्रेस है, बाद में बाकी स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर 7वां जो आपका 8वां आपका एमसीक्यूज़ है, उसमें आपको बताना है कि हुक्स लॉ किस ग्राफ में ओबे नहीं हो रहा, ठीक है। आपको याद होगा हमने आपको ग्राफ बनवाया भी था, तो याद करें ऐसा ग्राफ और ऐसा ग्राफ, ऐसा तो मुमकिन है। हुक्स लॉ के अंदर हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें हमने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ की थी ऐसे करके, यहाँ हमने स्ट्रेन ली थी, यहाँ हमने स्ट्रेस लिया था और उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो वैसे स्ट्रेट लाइन आई थी ऐसे करके, ऐसे इंक्लाइंड लाइन आई थी, है ना। ऐसे ही हुआ था ना। तो देखो इसमें भी वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, वो वाला ग्राफ वाला कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ ग्राफ के साथ कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, यहाँ भी ग्राफ के साथ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, उस ग्राफ के साथ यहाँ भी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। इन तीनों में क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रही है तो एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस फोर्स को स्ट्रेस मान लें और इस एक्सटेंशन को थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेन समझ लें, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ग्राफ, ए वाला, बी वाला और डी वाला, इन तीनों ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है। तो यही तो हमने पढ़ा था कि फोर्स यानी कि स्ट्रेस के बढ़ने से एक्सटेंशन यानी कि स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी, यही तो था हुक्स लॉ। तो इन तीनों में तो फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है,
फोर्स बढ़ के यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, तो यहाँ पे देखो फोर्स की वैल्यू क्या है, इतनी है। इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू इतनी है, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू क्या है, इतनी है। यहाँ पे फोर्स बढ़ के अगर मान लो हम फोर्स इतनी ले लें जो हमें इस पॉइंट पे मिलेगी, तो जब फोर्स इतनी होगी, इस पॉइंट पे फोर्स इतनी है, तो आपकी जो एक्स है अभी भी उतना का उतना ही है। एक्स का मतलब है एक्सटेंशन, फोर्स के लगने से जो चेंज आ रहा है एक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो फोर्स, ये जो लाइन है ये बता रही है कि फोर्स बढ़ती चली जा रही है लेकिन एक्सटेंशन कोई नहीं हो रही, वो रिजिड बॉडी है, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो बेटा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हुक्स लॉ को पूरी तरह ओबे नहीं करता। यहाँ फोर्स के बढ़ने से एक्सटेंशन नहीं हो रही, डिफॉर्मेशन नहीं हो रही। तो हम तो जानते हैं कि हुक्स लॉ तो ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, फोर्स और डिफॉर्मेशन, ये दोनों आपस में साथ साथ बढ़ते हैं। फोर्स बढ़ती है तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला फॉलो नहीं कर रहा। तो बेटा एक तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, इसको आपने टिक कर लिया होगा। अब हम आते हैं एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन हमने सिर्फ यही करने हैं। 7.6 इसमें बताया गया प्रेशर क्या है, उसकी डेफिनेशन दीजिए, आपको पता है कहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको सारा मार्क करवाया हुआ है। 7.15 इसमें पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी हुई है, ये भी आपको पता है। 7.16 में हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग पूछी हुई है, ये भी आपको मार्क करवाया हुआ है। 7.17 में इलास्टिसिटी के बारे में पूछा हुआ है, इलास्टिसिटी क्या होती है ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया आपको। फिर हुक्स लॉ और इलास्टिक लिमिट के बारे में पूछा हुआ है 7.22 के अंदर। तो बच्चों ये तो हमने भी रिसेंट, अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें पढ़ा था इसके बारे में कि हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो ये सब कुछ हमने कवर कर रखा हुआ है, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आएंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। हमने कुछ ये न्यूमेरिकल्स करने हैं यहाँ से 1, 3, 5, 6, 11, 12, 12 न्यूमेरिकल हैं टोटल इसके, और आपने सिर्फ 6 करने हैं। मुझे लगी तुम्हारी तो ठीक है, बच्चे बड़े शैतान है, भागते हैं न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल काफ़ी कम कर दिए उन्होंने, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, हमने कुछ ही तो क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं यहाँ पे, कुछ ही टॉपिक्स को कवर किया है, तो हमें सिर्फ वो फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। तो देखो पहला डेंसिटी इक्वेशन का फार्मूला, आपको पता है डेंसिटी इक्वेशन 3 थी, 3 इनसे हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये तीनों इक्वेशंस आनी चाहिए। पहला डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, दूसरा मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये पहले फार्मूले में ही हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, तो उससे हमारे पास ये तीनों फार्मूले आ गए, ठीक है। और हमने आपको एक ट्रायंगल भी बताई थी, अगर आपको याद हो, डेंसिटी ट्रायंगल है ना। अच्छा, दूसरा है प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर होता है इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। ये प्रेशर का फार्मूला हम पढ़ रखे हैं। स्ट्रेस का भी यही होता है, याद है ना। अच्छा, तीसरा फोर्सेस इन हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में हमने कुछ डेरिवेशन की थी, एक रिलेशनशिप डेवलप किया था हमने F1 और F2 के दरमियान में। तो आपको याद होगा कुछ ऐसा रिलेशन था वो, F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल A इज इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाई स्मॉल a। ये वो फोर्सेस हैं जो कि बड़े पिस्टन वाले सिलेंडर पे लग रही हैं, और ये फोर्सेस हैं जो छोटे पिस्टन वाले सिलेंडर में लग रही हैं, ये वाली फोर्स। और ये पूरी चीज़ क्या है, प्रेशर। और ये पूरी चीज़ क्या है, प्रेशर। प्रेशर ऑन पिस्टन विद लार्ज सिलेंडर एंड प्रेशर ऑन पिस्टन विद स्मॉल सिलेंडर। अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप वहाँ से आ गया, इसको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। और आखिरी है यंग्स मॉडुलस। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये फार्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का। स्ट्रेस ऊपर होती है, नीचे स्ट्रेन होती है, उनको अगर हम वैल्यूज़ उनका फार्मूला बीच में पुट करें और उसको सोल्व करें तो फिर ये आता है हमारे पास, है ना, याद है ना, शाबाश। तो ये हमारे पास फार्मूला, तो ये हमने 4 फार्मूले यूज़ करने हैं और इनकी बेस पे हमने ये 6 के 6 न्यूमेरिकल्स को फिनिश कर देना है, ठीक है। तो आज हम पहले 4 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, उसमें आपने पहले न्यूमेरिकल्स को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जब आप नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल करते हैं। स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है बेटा, स्टेटमेंट आपने बड़े गौर से पढ़नी है, फिर आपको न्यूमेरिकल करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। क्या कहता है, कहता है एक वुड का ब्लॉक है जिसकी ये मेजरमेंट्स हैं 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या, वॉल्यूम दे दिया उसने बेटा, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। वॉल्यूम क्या है, 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। क्या कहता है कि ये वॉल्यूम है उसका, ये डायमेंशन से उसका वॉल्यूम निकल आएगा। लेंथ, विड्थ, हाइट, उसका मैथ दिया हुआ है उसने, वुडन ब्लॉक का मैथ दिया हुआ है 850 ग्राम। मैथ लिख लिया हमने, मैथ कितना है बेटा, 850 ग्राम। ओके सर। कहता है कि बताओ उसकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी मालूम करनी है आपने। तो डेंसिटी मालूम करनी है आपने, डेंसिटी आपको देखो वुडन ब्लॉक है, लकड़ी होती है, वुड है ना, तो डेंसिटी को D से लिखेंगे, कैपिटल D से। हमें ये मालूम करना है, ठीक है। तो बेटा गिवन हमें ये फाइंड करना है, टू फाइंड, ओके।
अच्छा चलिए हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो फार्मूला स्किप भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सोल्यूशन में जा रहे हैं। हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वेशन से हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। अब मास कितना है हमारा 850 ग्राम और वॉल्यूम कितना है हमारा 40 × 10 × 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब अगर तुम चाहो तो तुम दो काम कर सकते हो। पहला काम तो ये कि यहाँ से तुम वैल्यू निकाल लो 40 × 10 400 × 5 2000। ये बन जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये आ जाएगा और ये 850 ग्राम तो है हमारे पास। एक तो ये है कि तुम इसको ऐसा ही पुट कर दो यहाँ पे, और बाद में फिर हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। और दूसरा ये कि यहीं पे इसको चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो मास हमारे पास है 850 ग्राम और वॉल्यूम है हमारे पास 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस चीज़ को जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.425 ग्राम, और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। दिस इज द आंसर, है ना। लेकिन देखो ये जो यूनिट है साथ में, ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किलोग्राम में हमें लिखना है। हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे बेटा, ये देखें 0.425 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 0.425 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये बन जाता है बेटा, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, इस चीज़ का आंसर आएगा 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखो ये आसान सा आपको मेथड बता दिया, इसे तुम इसको कर लेना, ठीक है। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है बच्चों। 7.3 करने जा रहे हैं, ओके 7.3 करने जा रहे हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं बेटा। तीनों पार्ट्स में आपने कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने वॉल्यूम निकालना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और हमने डेंसिटी इक्वेशन से निकालना है, याद रखिएगा आपको यही इक्वेशंस यूज़ करनी है जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ी सी हमें कन्वर्जन करनी है। बाकी पहला और तीसरा पार्ट बहुत आसान है, वो आप खुद करिएगा। दूसरा पार्ट क्या कहता है, हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, लेड का, लेड के शॉर्ट का। लेड का कुछ बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। उसका जो मैस है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 200 ग्राम उसका मैस दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में उसकी डेंसिटी दी हुई है। देखिए ये मैस है और ये डेंसिटी है। यूनिट से पकड़ो, यूनिट से, यूनिट देखो डेंसिटी का लगा हुआ तो ये डेंसिटी होगी। डेंसिटी लेड आपको पता है सॉलिड होता है, तो ये डी से 11,000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। डेंसिटी आ गई। क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया, ये आ गया टू फाइंड, हेडिंग दे दो, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आप देना चाहो दे दो, नहीं तो सोल्यूशन में भी दे सकते हो, दोनों आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। टाइम अगर आप सफिशिएंट है तो फार्मूले की हेडिंग दे दो, नहीं तो फिर आप सोल्यूशन में ही कर दो उसको। तो फार्मूला हम जानते हैं वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम आपको डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। आइए अब इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन में जाते हैं। यहाँ पे हम जा रहे हैं इसका सोल्यूशन में। तो देखो फार्मूला है हमारे पास क्या, वॉल्यूम मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वैल्यूज़ को पुट करने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करना है तुमने कि तुम्हारे पास गिवन डाटा में सारी वैल्यूज़ एसआई यूनिट्स में हो। अगर वो ना हो तो उसको कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं कन्वर्ट कर रहे तो जैसे हमने यहाँ पे किया था, एंड में कन्वर्ट करो, पर कन्वर्ट करना ज़रूरी है। एंड में आपका आंसर एसआई यूनिट्स में आना चाहिए, ये याद रखिएगा बच्चों। तो देखो हम ऐसे करते हैं, हम इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं मैस का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है। तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं उसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब ये 200,000 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 0.2 और आगे आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। तो ये सोल्यूशन और ये बीच में पार्टीशन आ गई। अब देखो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। मैस है हमारे पास 0.2 किलोग्राम, डेंसिटी है हमारे पास 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब देखो ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम को कैंसिल कर देगा, बाकी क्या बचेगा 0.2 और नीचे 11,300 समथिंग। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी। ये पर क्यूबिक मीटर ऊपर जाके क्यूबिक मीटर हो जाएगा और इस पूरी चीज़ का आंसर आएगा बच्चों, ये हमने निकाला आपके लिए, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और ये पर क्यूबिक मीटर ऊपर जाके क्यूबिक मीटर में पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। बाकी दो न्यूमेरिकल आपने खुद करने हैं, इसके दोनों पार्ट। कौन कौन सा पार्ट बेटा, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट, वो बड़े आसान है।
उसमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी है आपने, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला भी यही है, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 7.5 और 7.6 की तरफ। 7.5 आपने खुद किया हुआ है, आपको हमने साइन किया था ये, अगर आपको याद हो ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये साइन किया था, आपने इसको खुद किया हुआ है। इसमें करना कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा इसका हिंट दे देता हूँ। कहता है स्टूडेंट है, वो अपनी पाम को प्रेस कर रहा है अपने थंब से, पाम को प्रेस कर रहा है थंब से, ठीक है। प्रेस कर रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा होगा, कितनी फोर्स लगा रहा है, 75 न्यूटन फोर्स आ गई, 75 न्यूटन। हाउ मच वुड बी दी प्रेशर, कितना प्रेशर उस फोर्स से प्रोड्यूस हो रहा होगा पाम के ऊपर, प्रेशर निकालना है आपने, तो ये 2 फाइंड में आ जाएगा। अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो जो फोर्स है वो कितने एरिया पे लग रही है, इतने एरिया पे लग रही है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें लग रही है। तो आप बताइए कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो हम जानते हैं प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखो फोर्स हमारे पास न्यूटन में ही है, एरिया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हमने अभी पढ़ा पीछे कि हमने यूनिट में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, या एंड में कम से कम जरूर कन्वर्ट करना है। तो पहले कन्वर्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, तो हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चे। एरिया क्या होगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको पता है सेंटी जो होता है बेटा, सेंटी, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रीफिक्स होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻², ये हम जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सेंटी को यहाँ से उड़ा देंगे, तो सेंटी को जब उड़ाएंगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 10⁻², मीटर साथ में वैसे ही रहेगा और इस पूरी चीज़ का स्क्वायर, सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻² मीटर और ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब जब हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगी 1.5 10⁻², 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये जो पावर बाहर है ना ये अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2 × 2 -4, और मीटर के साथ भी ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो आपने एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही लेना है, ठीक है। अब इसको पुट कर दो, ये क्या है हमारे पास 75 और ये क्या है 1.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यही आंसर है हमारा, ठीक है। अब आखिरी न्यूमेरिकल है, तो बेटा ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं 7.6 न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चे इसमें ये है कि इसमें भी प्रेशर ही निकालना है हमने, वही फार्मूला होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया वाला। क्या कहता है, कहता है हेड ऑफ ए पिन, एक पिन है उसका जो हेड है ना जहाँ से हम प्रेस कर रहे होते हैं वो स्क्वायर है, कुछ ऐसा करके स्क्वायर है, और उसकी जो साइड है ना एक साइड उसकी डायमेंशन दी हुई है उसने 10 मिलीमीटर। आपको पता ना जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड बराबर डायमेंशन की होती है, लेंथ विड्थ सब कुछ सेम होता है, तो अगर ये 10 मिलीमीटर तो ये भी 10 मिलीमीटर है ना, और अगर ये 10 तो ये 10 और ये 10 तो ये 10, सब बराबर है। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अगर हम उस हेड पे इस पे हम ऐसे फोर्स लगाएं, कितनी लगाएं 20 न्यूटन लगाएं, 20 न्यूटन लिख लिया, तो बताओ उस पर कितना प्रेशर लग रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन सम एरिया परपेंडिकुलरली प्रोड्यूसेस प्रेशर, प्रेशर निकालना है हमने, फार्मूला यही होगा हमारा, फोर्स 20 न्यूटन लिख ली, लेकिन एरिया नहीं है हमारे पास तो उस हेड का एक डायमेंशन है 10 मिलीमीटर, और उससे हमने ये अखज़ कर लिया कि बाकी भी सारे 10 होंगे क्योंकि वो स्क्वायर है। तो पहले हमें एरिया निकालना है बेटा, तो एरिया कैसे निकालें, एरिया का फार्मूला होता है, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर ये L है तो ये भी L होगा, है ना, क्योंकि हम इस एक डायमेंशन को L का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी डायमेंशन भी अगर होगी तो वो विड्थ, इसको विड्थ बोलेंगे, लेकिन वो होगी तो L के बराबर ही ना, तो उसको भी L कह दो। तो मान लो 10 मिलीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें लेंथ को मीटर में ही लेना है और एरिया को मीटर स्क्वायर में लेना है। तो 10 मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ मिली बेटा 10⁻³ के बराबर होता है, सेंटी -2 के बराबर होता है, मिली -3 के बराबर होता है, तो ये साथ में मीटर आ गया, ठीक है। अब एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ, और आपको पता है यहाँ पे जो विड्थ है वो भी L ही के बराबर है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, अब देखो L हो जाएगा हमारा, L की जगह पे आ जाएगा 10 × 10⁻³ और इस पूरी चीज़ का स्क्वायर और साथ में मीटर भी, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6, यहाँ से 100 आ गया, यहाँ से 10⁻6 आ गया, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, ये 10⁻6 है, 2 - 6 -4, तो आंसर आएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब पुट कर दो सिंपल 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। बेटा ये आंसर आ गया, वेरी सिंपल, सिर्फ कन्वर्जन करनी है आपने एरिया में और बाकी सारा कुछ सिंपल वैसे जैसे हमने किया। चलें बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।